हेलो स्टूडेंट, दिस इज डीपीसी फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। देखिए, नीट का वक्त बिल्कुल आ चुका है, सिर्फ 7 दिन ही बचे हमारे पास। नेक्स्ट संडे को हमारा एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। इन 7 दिन के अंदर हम और कितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्लानिंग यूज करना पड़ेगा। और प्लानिंग में सबसे पहले तो आपको ये करना है कि नीट की जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं आपको हमेशा से उतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं हुए हैं कॉन्सेप्ट, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज या उसको सॉल्व करना है। ये पॉइंट पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। दूसरा, अगर मैं जूलॉजी की बात करता हूँ तो अगर मैं चैप्टर वाइज थोड़ा सा आपको एक रिवाइज कराऊँ कि आपको क्या क्या इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो अगर मैं किंगडम एनिमेलिया से बात करता हूँ, किंगडम एनिमेलिया आपको सीलोम पढ़ना है। सीलोम के टाइप पढ़ना है। टाइप मतलब एसीलोम विद उसके एग्जाम्पल, सूडोसीलोम उसके एग्जाम्पल, ट्रूसीलोम या यूसीलोम। यूसीलोम में 2 था, सीजोसीलोम और एंटेरोसीलोम, इनके एग्जाम्पल। जैसे सीजोसीलोम में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंटेरोसीलोम में होगा एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेटा। तो 6 ऐसे फाइलम है जहां पे क्या होगा, यूसीलोम होगा। एक ऐसा फाइलम है जहां पे क्या होगा, सूडोसीलोम होगा, दिस इज द एस्केलेंथीज। उसके बाद पॉरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, ऐसे फाइलम है जहां पे सीलोम नहीं होगा। क्लियर। फिर आपको बॉडी प्लान ध्यान देना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देना है, सिमेट्री ध्यान देना है। दूसरा, आपको क्या करना है, जितने भी फाइलम्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको ध्यान देना है। उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू है, उसमें एक्सक्रीटरी के लिए क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। उनका नर्वस सिस्टम किस टाइप का है। जैसे अगर मैं प्लेटीहेलमिन्थी की बात करता हूँ वहाँ पे लेडर लाइक नर्व थे। सिलेंट्रेटा में बात करता हूँ वहाँ पे नर्व नेट के फॉर्म में एक जो सिस्टम था एपोलर न्यूरॉन का बना होता था। इन पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको अगर मैं फिजियोलॉजी पे लेके चलता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली उससे लगभग आप मान के चलिए 12 से 13 क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होंगे। 7 चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिए हैं फिजियोलॉजी के, तो पर चैप्टर में अगर बात करूं तो लगभग 2 क्वेश्चन तो आना है, तो 14 क्वेश्चन तो वैसे ही फ्रेम होने वाले हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर फिजियोलॉजी की मैं चैप्टर की बात करता हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे, तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन पे ध्यान देना है। आपको सलाइवरी ग्लैंड पे ध्यान देना है। सलाइवरी ग्लैंड जैसे पैरोटिड हो गया है, सब मैक्सिलरी हो गया, सब लिंगुअल हो गया, इनके डक्ट्स हो गए। आपको टॉन्सिल्स पे भी ध्यान देना है, आपको टीथ पे भी ध्यान देना है। ओके, टीथ दिस इज द एक्टोमीडियोडर्मल स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ टीथ उसमें थीकोडोंट हो गया, हेट्रोडोंट हो गया है, बिग्नोडोंट हो गया है, हिप्सोडोंट हो गया है, सीकोडोंट हो गया, कार्नेशियन हो गया है। मोनोफायोडोंट टीथ क्या है, डाइफायोडोंट टीथ क्या है, इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, टंग की मैं बात करता हूँ, पेपिला डिफरेंट टाइप के जो पेपिला है, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ओके, एंड सर्कम्बैलिड, इन पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ फिर आपको ईसोफेगस पे जाना है। ओके, ईसोफेगस के बाद आपको स्टमक पे जाना है। स्टमक के पार्ट पे ध्यान देना है, स्टमक के जो सेल्स थे उस पे ध्यान देना है। ओके, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक और पैराइटल एक ही नाम है, इससे क्या सिक्रीट होगा, एचसीएल होगा। ओके, और क्या किसका सिक्रीशन होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल which help in absorption of extrinsic factor of the Castle, and extrinsic factor of the Castle it is the another name of vitamin B12। अब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्टली एनीमिया हो सकता है। क्लियर। ऐसे आपको क्वेश्चन को कोरिलेट करना पड़ेगा। फिर आपको स्टमक के जो पार्ट बताए हैं, फंडस है, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक है। फिर आपको ड्यूडेनम पे जाना है, उससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन से, निकलने वाले एंजाइम्स कौन से हैं, इस पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको इलियम पे बात करना है, जेजुनम पे बात करना है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे कोलोन हो गया है,
सीकम हो गया है और आपका रेक्टम हो गया है। कोलोन के भी पार्ट थे, एक असेंडिंग कोलोन होगा, डिसेंडिंग कोलोन होगा, ओके, सिग्मॉइड कोलोन होगा, ट्रांसवर्स कोलोन होगा। ओके, सीकम की क्या फंक्शन है इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा फिर मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे आपको ध्यान देना है। तो ये डाइजेशन की बात होगी, किस किस पार्ट में किस किस चीज का कहाँ पे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है इस पे आपको ध्यान देना है। ओके, डिसऑर्डर में बोल चुका हूँ, डिसऑर्डर पे भी आपको ध्यान देना। कॉन्स्टिपेशन क्या है, डायरिया क्या है, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन करे गए हैं। डाइजेशन के बाद आते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, जैसे द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है एस्पायरोमेट्री। टाइडल एयर वॉल्यूम क्या है, मतलब टीएबी क्या है, आईआरबी क्या है, ओके, ईआरबी क्या है, वीसी क्या है, टीएलसी क्या है। ओके, टीवी दिस इज द टाइडल एयर वॉल्यूम, आईआरबी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आरएबी रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। ओके, उसके बाद टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, वीसी वाइटल कैपेसिटी, इनका हर एक अमाउंट हो गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इंस्पिरेट मतलब मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कौन से मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थॉरसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस के पार्शियल प्रेशर कितने होते हैं, कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर, उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर मैं बात करता हूँ कि आरबीसी के थ्रू कितना कौन सा गैस ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन का जो 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के थ्रू एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा, जो 3% होगा वो प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। अगर मैं CO2 की बात करता हूँ तो लगभग 70% जो होगा वो बाइकार्बोटाइन के फॉर्म में होगा, और जो 23% होगा वो आरबीसी के फॉर्म में होगा एज कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, और जो लगभग 7% जो होगा वो प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। तो ऐसे आपको ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का नॉर्मली सिग्मॉइड होता है, इट कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड और राइट साइड। दिस ग्राफ इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। ये ग्राफ से हम क्या पता करते हैं, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ। इफ ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो क्या हो रहा है, इनके बीच एसोसिएशन बढ़ रहा है। ओके, अगर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इनके बीच क्या हो रहा है, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए जो फैक्टर थे, पीएच फैक्टर था, उसके लिए टेम्परेचर फैक्टर था, उसके लिए 2,3 डीपीजी फैक्टर था, PO2 फैक्टर था, PCO2 फैक्टर था। इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आ रहे हैं, उस पर आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन करे गए हैं। फिर अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूँ, बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करना है आपको, उसमें कार्डिक आउटपुट क्या है, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। ओके, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। उसमें आपको सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, कार्डिक अरेस्ट क्या है, हार्ट ब्लॉक क्या है, ओके, हार्ट फेल्योर क्या है, ठीक है, MI क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है, जैसे द हार्ट अटैक, उस पर आपको ध्यान देना, जो एनसीईआरटी मेंशन करे गए हैं। उसके बाद कार्डिक साइकिल पे ध्यान देना है। ओके, कार्डिक साइकिल का जो टाइम था 0.8 सेकेंड था, उसके बाद उसमें जो 0.1 सेकेंड क्या था, 0.7 सेकेंड क्या था, 0.3 सेकेंड क्या था, 0.5 सेकेंड क्या था। इन पे आपको अलग अलग टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन किसका कितना टाइम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पे भी आपको ध्यान देना है ना। कॉलमनी कॉर्डनी कहाँ पे है, कॉर्डिया टेंडिनी कहाँ पे है, पेपलरी मसल्स कहाँ पे है। ओके, वेल्व पे ध्यान देना है, बाइकस्पिड वॉल्व, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, सेमिल्यूनर वेल्व भी स्ट्रक्चरली ट्राइकस्पिड होते हैं बिकॉज इट हैज 3 कस्प। सेमिल्यूनर में भी 3 कस्प होते हैं, और बाइकस्पिड में 2 कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड में भी 3 कस्प होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रक्चरली सेमिल्यूनर वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व आर ट्राइकस्पिड, बट जो ट्राइकस्पिड वेल्व होगा वो किस किस के बीच में होगा, बिटवीन द राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और जो बाइकस्पिड वेल्व होगा बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इस पे आपको ध्यान देना है। कौन से वाल्व कब खुलते हैं, ओके,
कौन से वेल्व कब बंद होते हैं। और जनरली ध्यान दीजिए जो साउंड होते हैं लब और डब साउंड जनरली वेल्व के बंद होने पे भी आएंगे, कोई भी साउंड वेल्व के खुलने पर नहीं आएगा। ठीक है, जो लब और डब साउंड है हमेशा वेल्व के बंद होने पर ही आएगा, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर मैं अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता हूँ तो एक्सक्रीटरी आपको किडनी के स्ट्रक्चर की बात करना है, उसको आपको फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन की बात करना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ट्यूबुलस सिक्रीशन हो गया, इन तीनों का आपको ध्यान देना है। कहाँ पे किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ध्यान दीजिए 99% जो फिल्ट्रेट होता है रीअब्जॉर्ब, ओके, जो 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ, आपको दो टाइप के नेफ्रॉन याद रखना है, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, एक जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन होगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेनली फंक्शन होता है यूरिन को फॉर्मेशन, यूरिन को बनाना, और जस्टामेडुलरी का मेनली काम होता है यूरिन को कंसंट्रेट करना। बट जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन आल्सो फॉर्म यूरिन इन स्ट्रेस कंडीशन, ये भी आपको ध्यान देना है ना। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा वो लगभग 85% होते हैं, जो जस्टामेडुलरी होते हैं वो लगभग 15% होते हैं। अब यूरिन को कंसंट्रेट करेगा जस्टामेडुलरी तो डेफिनेटली उसका जो लूप ऑफ हेनले होगा उसका लेंथ ज्यादा होगा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा उसका लूप ऑफ जो हेनले था उसका लेंथ कम होगा। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर मेंशन करे गए हैं उस पे आपको ध्यान देना है। आपको ऑर्निथिन साइकिल पे ध्यान देना है, ठीक है, ये बात एक्सक्रीटरी सिस्टम की होगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे ध्यान देना है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, विच इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और हाइपोथैलेमस इट इज द सेंटर ऑफ हंगर, इट इज द सेंटर ऑफ सैचुरेशन, इट इज द सेंटर ऑफ अपन कह सकते हैं ब्रेन ऑफ इमोशन, ओके। सेक्सुअल अट्रैक्शन हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करेगा। प्लेजरेबल फीलिंग भी हाइपोथैलेमस आपको, मोटिवेशन, कौन कितना मोटिवेट होता है, ओके, कौन कितना अपने आप को मोटिवेट रख सकता है वो डिपेंड करता है उसके हाइपोथैलेमस पे, ओके। इस पे आपको ध्यान देना है। कई लोग बहुत ही मोटिवेट होते हैं, उनके माइंड में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होता है, तो वो सब हाइपोथैलेमस मेनली उस पर रेगुलेट होता है। कभी कभी कई लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, उन लोगों में क्या होगा जो हाइपोथैलेमस होता है वो श्रिंक होता जाता है। इसलिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जो हाइपोथैलेमस होगा वो इंटैक्ट होगा, तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम हर एक फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैलेमस पे आपको ध्यान है, पॉन्स पे आपको ध्यान देना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आपको ध्यान देना है, सेरेब्रम पे ध्यान देना। सेरेब्रम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अराउंड 80% जो पार्ट होगा ब्रेन का वो सेरेब्रम होता है। उसके बाद लगभग जो 11% पार्ट होगा वो सेरिबेलम होगा, और सेरिबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, जो सेरिबेलम है इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और जो सेरेब्रम है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना होगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन आपको ध्यान देना है। सेरेब्रम जनरली जो वॉलेंट्री एक्टिविटी है वो सेरेब्रम रेगुलेट करता है, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका रेगुलेट करता है। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पे भी ध्यान देना है, केमिकल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पे ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में आपको पोलराइज फेज क्या है, डीपोलराइज फेज क्या है, रीपोलराइज फेज क्या है, ओके। कंडक्शन किस फेज में चलता है, डीपोलराइज में चलता है, ओके। किसी भी नर्व में कंडक्शन होने की बजाय उसका पोलराइज होना, जब तक पोलराइज नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं जाएगा, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। मतलब जो अपन कह सकते हैं जो न्यूरॉन है एक्साइटेबल ड्यू टू इट्स पोलराइज फेज, या पोलराइज होने की वजह से उसको एक्साइट किया जा सकता है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बताई दे। केमिकल कंडक्शन पे आपको ध्यान देना है। ओके, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, वहाँ पे खासकर जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे कैल्शियम चैनल होंगे, तो कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या होगा, जो वेसिकल्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और आपका जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ के जाके रप्चर्ड और सिनेप्टिक जो भी न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल उसको रिलीज कर देंगे। और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे ट्रांसमीटर होंगे या रिसेप्टर्स होंगे, उसको रिसीव करेंगे और फर्दर आगे का ट्रांसमिशन चालू होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर एक चीज़ है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जनरली क्या होते हैं, उतने कॉमन नहीं है जितने केमिकल होते हैं। केमिकल जो कंडक्शन होते हैं या केमिकल जो सिनेप्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है हमारी बॉडी में। ओके, उसकी वजह है इसको हम कभी भी रोक सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल को हम रोका नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक टाइप का ऑल और नन है, या तो होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक ऐसा तीर होता है जो एक बार निकल गया तो अपने टारगेट पे जाके ही वो पूरा हिट करेगा। इन चीज पे आपको ध्यान देना। फिर हार्मोनल सिस्टम पे आपको ध्यान देना है। जनरली जो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें आपको पिट्यूटरी पे ध्यान देना है, ठीक है, उसमें आपको थायराइड पे ध्यान देना है, उसमें आपको एडिनल पे ध्यान देना है, पीनियल पे ध्यान देना है। ओके, अगर मैं थायराइड की बात करता हूँ, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका जो वेट होगा अराउंड 30 ग्राम होगा, 30 ग्राम के आसपास इसका वेट है, 25 से लेकर 30 ग्राम। इट इज द ग्लैंड ऑफ डाइटरी, ये हमारे डाइट से रेगुलेट होता है। इसके अगर मैं फॉलिकल की बात करता हूँ, इसका जो फॉलिकल का जो लाइनिंग होगा वो सिंपल क्यूबेड लाइनिंग होगा, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। इसके जो हार्मोन है वो T3 और T4 है, दोनों को बोलेंगे अपन क्या, थायरोजिन। और एक और हार्मोन आएगा TCT, दिस इज द थायरोकैल्सिटोनिन। एक बार जो थायरोकैल्सिटोनिन होगा वो किससे आएगा, पैरा फॉलिकुलर सेल से। और जो TCT होता है वो जनरली क्या होगा, जनरली बोन पर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है TCT। और इसके जो एंटागोनिस्ट होगा वो PTH होगा, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पैराथायराइड से ग्लैंड से रिलेटेड होगा। ओके, और पैरा PTH का जो फंक्शन है, इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, फॉस्फेट के लेवल को भी मेंटेन करता है। अगर T3 और T4 का बचपन में कमी हो जाता है तो क्रिटिनिज्म होगा, अडल्ट में कमी हो जाता है तो मिक्सोडीमा गल्स डिजीज होगा। ओके, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है अडल्ट में तो इट कॉज ग्रेव्स डिजीज और एक्सोथैल्मिक गोइटर या प्लूमस डिसीज। ये हाइपर सिक्रीशन से होगा अडल्ट में थायराइड के। उसके बाद आपको पैराथायराइड बता दिया। पैराथायराइड में जनरली कौन सा हार्मोन होगा, PTH, जो कि क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। ओके, PTH के एंटागोनिस्ट क्या है, TCT है। उसके बाद एडिनल ग्लैंड पे हम बात करते हैं। जनरली जो एडिनल ग्लैंड होंगे उसके दो पार्ट होंगे, एक एडिनल कॉर्टेक्स होगा, एक एडिनल मेडुला होगा। एडिनल कॉर्टेक्स के भी 3 पार्ट होंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट करेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड which is the group of hormone in which most effective hormone are aldosterone. This is the salt retaining hormone, ये बॉडी में सॉल्ट को रिटेन करने का काम करेगा अल्डोस्टेरोन। ओके, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा, इट सिक्रीट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड which is also group of the hormone in which most effective hormone is cortisol. ओके, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टिसोल, उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी कॉर्टिकोसोन भी होगा, कॉर्टिकोस्टेरोन भी होगा। ओके, उसके बाद एक होगा जोना रेटिकुलरिस विच सिक्रीट द गोनेडोकॉर्टिकॉइड। ओके, इसमें दिया होगा डाइहाइड्रोसी एंडोस्टेरोन आ जाएगा। फिर एडिनल मेडुला पे अपन चलते हैं। एडिनल मेडुला से एडिनेलिन होगा, इसी को बोलेंगे एपिनेफ्रिन। नॉन एडिनेलिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया। तो ये एडिनल की बात हो गई है। और एडिनल जनरली इट इज कॉल्ड द 4S ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट रेगुलेट द 4 मेजर फंक्शन विच स्टार्ट फ्रॉम द S लेटर। दिस इज द शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस एंड सेक्स। इसलिए जो एडिनल ग्लैंड इसको क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड। उसके बाद आप ध्यान दीजिए,
ये हार्मोनल मैकेनिज्म पे ध्यान देना है, ओके, या हार्मोन एक्शन कैसे होता है इस पे ध्यान देना है, ओके। किसको सेकेंडरी मैसेंजर का जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ऑल द सेक्स हार्मोन विच इज स्टेरॉइड इन नेचर, उसके बाद थायरोक्सिन मतलब T3 T4, इनको सेकेंडरी मैसेंजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है। बाकी के जो हार्मोन उनको सेकेंडरी मैसेंजर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना। तो हार्मोन एक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। डिफरेंट जो मैंने ग्लैंड्स बताया उनसे निकलने वाले हार्मोन, उनकी डिफिशियंसी से कौन से डिसीज हैं, उनके अपन कह सकते हैं हाइपर सिक्रीशन से कौन सा डिसीज है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिसेप्टर्स में। रिसेप्टर में आपको फोटो रिसेप्टर मतलब आई पे ध्यान देना है, फोनो रिसेप्टर मतलब ईयर पे ध्यान देना है। अब आई में भी आपको ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई से भी क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको आई के कोड ध्यान देना, स्क्लेरा हो गया है, कोराइड हो गया, रेटिना हो गया है, ओके, ये आई के 3 कोड होते हैं। विट्रस चैम्बर हो गया, एक्वस चैम्बर हो गया है। एक्वस चैम्बर कॉर्निया और लेंस के बीच में होगा, विट्रस चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच में होगा। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर भरा होगा विच इज द जेली लाइक, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होगा विच इज द वाटरी, पानी के जैसा होगा, ओके। फिर आइरिस का क्या काम है, प्यूपिल का काम क्या है, इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए प्यूपिल का काम होता है मेनली इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ लाइट, प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाता है, लेकिन आइरिस डिसाइड करेगा कितना लाइट एंटर करेगा, मतलब आइरिस डिसाइड द एंट्री ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, ओके। आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट के एंट्री को डिसाइड करेगा और प्यूपिल क्या करेगा, लाइट को एंटर करने देगा। जैसे ये गेट है, ओके, गेट किस लिए बना है कि भाई यहाँ से स्टूडेंट आ सके, कोई भी आ सकता है, लेकिन कितने आएंगे इसके लिए नहीं है। तो प्यूपिल है वो लाइट की एंट्री के लिए है, लेकिन कितना लाइट आएगा वो डिसाइड करेगा आइरिस, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आपको फोबिया पे ध्यान देना है। फिर इसके जो रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर थे, रॉड और कॉन सेल, ध्यान दीजिए, रॉड सेल ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू कॉन सेल। रॉड सेल का नंबर ज्यादा है, 115 मिलियन होगा, लगभग 11.5 करोड़ तक रॉड सेल होंगे। दूसरी चीज, जो रॉड सेल होते हैं टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना, रेटिना की पेरिफेरी की तरफ रॉड सेल ज्यादा होते हैं, और कॉन सेल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रेटिना, रेटिना के सेंटर पे ज्यादा कॉन सेल होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, अगर रॉड सेल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर कॉन सेल में कोई हो जाए तो दिस इज द कलर ब्लाइंडनेस। और 3 टाइप के कॉन सेल आपको याद रखना, एरिथ्रोलैब, साइनोलैब एंड क्लोरोलैब, ओके, इस चीज पे आपको ध्यान देना। ब्लाइंड स्पॉट पे ध्यान देना है। फोबिया इट इज द पॉइंट ऑफ द क्लियरेस्ट विजन, सबसे क्लियर इस पॉइंट पे दिखाई जाता है। इन दिस पॉइंट ओनली कॉन सेल्स आर डेंसली पैक्ड, देयर इज नो रॉड सेल। और जो ब्लाइंड स्पॉट होगा उस पे ना तो रॉड सेल होगा ना कॉन सेल होगा, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, ओके। फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन पे आपको ध्यान देना है। फिर मैं ईयर की बात करता हूँ, ईयर के 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, इंटरनल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड दिस इज द कलेक्टर, इसको अपन कलेक्टर बोल सकते हैं। ये आपका पिन्ना और हेलिक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कलेक्टर बोल दिया है। एक्सटर्नल ईयर को बोलेंगे कलेक्टर, उसके बाद मिडिल ईयर को बोलेंगे एम्पलीफायर, और जो इनर ईयर इसको क्या बोलेंगे, रिसीवर। इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर अगर मैं इंटरनल ईयर की बात करता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप का अपरेटस है, एक होगा वेस्टिबुलर अपरेटस, एक होगा कॉक्लियर अपरेटस। जो कॉक्लियर अपरेटस है वो हेल्प इन हियरिंग मैकेनिज्म, सुनने में यूज होता है कॉक्लियर अपरेटस। उसके बाद जो वेस्टिबुलर अपरेटस होगा वो हेल्प इन बैलेंसिंग। वेस्टिबुलर अपरेटस में जनरली सेमी सर्कुलर कैनाल होगा, यूट्रिकुलस होगा, सेकुलस होगा, दोनों के अंदर सेंसरी मैकुला होगा। फिर मैं यहाँ पे कॉक्लिया की बात करता हूँ। कॉक्लिया का अगर हम टीएस देखते हैं, कॉक्लिया का अगर हम टीएस देखते हैं तो अपन को 3 चैम्बर दिखाए जाते हैं। ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी, ओके, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी ऊपर वाले में, और ये सबसे नीचे वाले में पेरिलिम्फ होगा, बीच वाले में क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया को सेपरेट करने वाला रीजनस मेम्ब्रेन है,
इसके अलावा मीडिया और टेम्पेनी को सेपरेट करने वाला बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन गेट थिकन एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब उस पे ही क्या होगा, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बीच क्या होगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगा। इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद बॉनी लेबिरिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, ध्यान दीजिए। बॉनी लेबिरिंथ, मतलब दिस इज द बॉनी लेबिरिंथ। अब इसको मैंने क्या किया, इसको क्वाइल कर दिया है। ओके, बॉनी लेबिरिंथ में जनरली क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। मतलब मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, मान लो मेरे पास ये पेन है, पेन का जो हार्ड कोड है दिस इज द बॉनी लेबिरिंथ। ओके, इसके अंदर क्या भर दिया मैंने, इसके अंदर पेरिलिम्फ भर दिया है। उसके बाद पेन के अंदर एक जो लीड होगा, दिस इज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और लीड के अंदर जो एक भरा हुआ दिस इज द एंडोलिम्फ। ओके, एक मेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ मॉस्किटो कॉइल। तो इन चीज पे आपको ध्यान देना है। तो रिसेप्टर में टाइप्स और रिसेप्टर पे आपको ध्यान देना है। दूसरा फिर अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे, आपके 12th वाले चैप्टर पे मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, मेल की क्या क्या स्ट्रक्चर है, फीमेल के स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है, मेंस्ट्रुएशन पे आपको ध्यान देना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर भी आपको ध्यान देना है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, जिप्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, ICSI क्या है, AI क्या है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद अगर मैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन की बात करता हूँ, ओके, तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। ओके, जो डिफरेंट ऑरिजिन ऑफ लाइफ से जो रिलेटेड थ्योरी है, इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ एनास्पर्मिया, ओके, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ द लाइफ। ओके, ये बायोजेनेसिस क्या है, ओके, ये बायोजेनेसिस किसने डिस्प्रूव किया, 3 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पास्चर एंड लैजरस प्लैंजेनी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर आपको ध्यान देना है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओपरेन-हेल्डेन थ्योरी का, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दिस इज द केमिकल एवोल्यूशन, अपन कह सकते हैं बायोकेमिकल थ्योरी। उसमें 2 पार्ट थे, एक था केमिकल एवोल्यूशन, एक था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो केमिकल में अपन एटम से चालू कर रहे हैं, एटम्स के बाद मॉलिक्यूलर फेज, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था अमोनिया और वाटर, इस पर ध्यान देना है। पहला जो ऑर्गेनिक था वो CH4 और HCN था, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये ओपरेन-हेल्डेन का बात हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन, उसमें आपको होमोलोगस, एनालोगस पे ध्यान देना है, वेस्टिजियल ऑर्गन पे ध्यान देना है, एटाविस्टिक ऑर्गेनिज्म पे ध्यान देना है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फिर लेमार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, नियो लेमार्किज्म क्या है, नियो डार्विनिज्म क्या है। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 पार्ट, एक फाउंडर इफेक्ट होगा, एक बॉटलनेक इफेक्ट होगा। फिर आएगा हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग बहुत है, लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया था। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट in a population, in a large population, the generation to generation frequency of the allele are constant. ओके, हार्डी-वीनबर्ग का प्रिंसिपल ये बोलता है किसी लार्ज पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन एलील का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है अगर उस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो ही। ओके, और हार्डी-वीनबर्ग को जो प्रिंसिपल है उसके जो पॉइंट्स हैं, अगर हमको पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखना तो क्या, पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, पॉपुलेशन बड़ा होना चाहिए, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, मेटिंग मस्ट बी रैंडम, मेटिंग रैंडम होना चाहिए, ना तो कोई इमिग्रेशन होना चाहिए, ना कोई बाहर से अंदर आना चाहिए इस पॉपुलेशन में, ना इमिग्रेशन होना चाहिए, ना अंदर से कोई बाहर जाना चाहिए। इस केस में ही पॉपुलेशन कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो प्रिंसिपल है वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे आपको ध्यान देना है। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन क्या है, और डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इन चीज। फिर ह्यूमन एंसेस्ट्री पे आपको ध्यान देना है। ओके, आपको ड्रायोपैथिकस, गामापैथिकस, इन चीजों पे ध्यान देना, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हेबिलिस, ओके,
होमो सेपियंस, फॉसिलिस, क्रोमैग्नॉन पे, जावा, इन सब के कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत ही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बैक्टीरियल कौन से डिसीज हैं, वायरस कौन से डिसीज हैं, प्रोटोजोन कौन से डिजीज है, मलेरिया ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मलेरिया के बारे में, वो आप देख सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कितने टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। ओके, जैसे गामड़े, ओके अगर मैं बात करता हूँ गामड़े या गैमड़े कह सकता हूँ, लेकिन इससे ये होगा जनरली क्या होगा, ये सबसे ज्यादा है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब जो IgE है वो लीस्ट एंटीबॉडी है, सबसे कम पाया जाता है, उसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी है वो क्या है, IgG है। दूसरा कौन से एंटीबॉडी हमको अपनी मदर से ऑब्टेन होते हैं, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे माजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो IgM, IgA, IgG। ओके, IgM पेंटामर के फॉर्म में है, IgA डाइमर के फॉर्म में है, बाकी सब मोनोमर के फॉर्म में वाई से स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, इस पर पैराटॉप यहाँ पे होगा, पैराटॉप लाइट और हैवी चेन के बीच होगा। पैराटॉप, इट इज द रीजन इन एंटीबॉडी वेयर एंटीजन इज कंबाइंड। एपिटॉप, एपिटॉप रीजन इन एंटीजन वेयर एंटीबॉडी इज कंबाइंड। इन चीजों पे आपको ध्यान देना, ठीक है। एलर्जी में IG ज्यादा निकलेगा, सीक्रेट होगा, और IgG जनरली क्या होता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और जनरल सिक्रीशन में क्या होगा, IgA होगा। इन चीजों पे आपको ध्यान देना, कॉन्फिडेंस रहना भाई, जो आपको बताया है वही आएगा। इस चीज पे आपको जो आपने पढ़ा है, कोई डिफरेंट प्लेनेट से एग्जाम पेपर नहीं आने वाला है, जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं वही आएगा, तो बस कॉन्फिडेंस और आपको फोड़ के आना है। ऑल द बेस्ट।